हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू द पीसीबी पॉइंट। आज हम करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। यस, दिस इज अंडर एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन सीरीज और हमारा चैप्टर चल रहा है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो अब इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं ये आप सब लोग कमेंट में मुझे बता दो, और उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे। तो यहाँ हम करते हैं एकदम मस्त वाला एनसीईआरटी हाइलाइट्स, एक एक पॉइंट हम कवर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पीवाईक्यूज, हम देखते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन एंड आपकी मैम आपको बताती हैं लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो ये वीडियो मिस करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अभी तक हमने पढ़ लिया कि किडनी क्या करती है, कैसे यूरिन फिल्ट्रेट करती है, कैसे कंसंट्रेट करती है, क्या क्या फंक्शन है उसके, पर वो फंक्शन रेगुलेट कैसे होते हैं। तो देखो, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। सबसे पहले हार्मोनल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से ही ये रेगुलेट होती है। अब उसमें क्या क्या होता है, हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट, मतलब थोड़ा सा हार्ट। तीन चीजें करती हैं, याद करो, मेरे साथ रिपीट करो। हाइपोथैलेमस, जेजीए मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus एंड हार्ट। तो ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन। अगेन यहाँ पे बनेगा एक क्या क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑस्मो रिसेप्टर कब कब एक्टिवेटेड होते हैं, व्हेन देयर इज चेंज इन थ्री थिंग्स। ठीक है, थ्री थिंग्स में से मतलब तीन चीजों में से एक भी कोई चेंज हुआ तो या तो ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन। ये लाइन तो मैं हवा में उड़ा देते हैं, कुछ पढ़ा ही नहीं और इस पे आ जाता है क्वेश्चन। तो तीन चीजों के चेंज होने से हमारे ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। चलो अब बच्चे समझ गए हैं, पढ़ लेंगे। An excessive loss of fluid from the body can activate this receptor which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone or vasopressin from the neurohypophysis। अब देखो क्या होता है, ये बोल रहा है कि बॉडी से लॉस ऑफ फ्लूइड हुआ मतलब ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, और ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो वो जाके स्टिमुलेट करते हैं हमारे हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और उसी का दूसरा नाम है, निकनेम उसका, वैसोप्रेसिन। ठीक है, फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस, नॉट फ्रॉम द एडिनोहाइपोफाइसिस, इट इज फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस दो हार्मोन्स को स्टोर करता है, सिंथेसिस नहीं करता बट स्टोर करता है एंड रिलीज करता है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से जाके बता दो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, सभी इंटेलिजेंट बच्चे हमारे वो बता देंगे। एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, मतलब डीसीटी, देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब होता है बहुत सारी यूरेसिस, मतलब बहुत सारी यूरिन पास करना, तो ये प्रिवेंट करता है। अब जैसे वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया तो यूरिन पास इतनी नहीं होगी, इतना अमाउंट ऑफ यूरिन बनेगा ही नहीं, तो ये क्या कराता है, एडीएच डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है, इसलिए इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब देखो ये तो क्या था, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा था। ठीक है, तो इसने ये कर दिया, वैसोप्रेसिन रिलीज कर दिया ताकि यूरिन बाहर ना जाए और बॉडी फ्लूइड थोड़ा सा मेंटेन रहे। अब देखो, अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाता है, an increase in the body fluid volume can switch off the osmotic receptor and suppress the ADH release to complete the feedback। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गई, निकला वो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा तो वापस उसने जाके उसको नेगेटिव फीडबैक दिया कि भाई रुक जाओ एडीएच अब रिलीज मत करो। ठीक है, अब आता है एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट। तो एक तो उसका डायूरेसिस का एंटी डायूरेसिस इफेक्ट है, दूसरा कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट है, मतलब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा और उसकी वजह से ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा और जीएफआर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरी बात, द जेजीए प्ले अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। अब देखो हमने पढ़ लिया क्या, हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, मैंने आपको पहले बता दिया था कि तीन चीज होती है, हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड हार्ट। तो हमने पढ़ लिया हाइपोथैलेमस, उसमें आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मो रिसेप्टर एंड ये सब ऐसे रिवाइज किया करो। ठीक है, द जेजीए प्ले अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, कॉम्प्लेक्स है मतलब समझने में भी ध्यान देना पड़ेगा। फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, जीएफआर, मतलब कुल मिला के अगर जीएफआर या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो अगर गिरता है, कम हो जाता है, तो हमको क्या करना होता है, जेजी सेल जो होता है वो रेनिन को रिलीज करते हैं। रेनिन एक हार्मोन होता है, पहले ही समझा चुकी हूँ पिछले वीडियो में, जिसने पिछला वीडियो जाके नहीं देखा भाई जाके देखो, और जो लोग देखने के बाद यहाँ आए वो बहुत बुरे हैं, उन्होंने कमेंट नहीं किया है मेरे उस वीडियो पे। ठीक है, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। तो ये आ गया, जेजी सेल टू रिलीज रेनिन विच कन्वर्ट द एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू द एंजियोटेंसिन 1। देखो जीएफआर कम हुआ,
जेजी सेल को पता चला तो उसने रेनिन रिलीज किया। रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। बीइंग अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर ये क्या करेगा, ग्रोथ हॉर्मोन ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा और जीएफआर को बढ़ा देगा। अभी बताया था कि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तो जीएफआर बढ़ जाता है। एंजियोटेंसिन 2 ऑल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज द एल्डोस्टेरोन। अभी क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। अब 2 चीजें याद रखनी, एडीएच सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है पर एल्डोस्टेरोन रीअब्जॉर्प्शन बहुत सोडियम एंड वाटर करता है। याद रख लोगे, ठीक है रख लोगे। Aldosterone causes reabsorption of sodium and water from the distal part of the tubule. This also lead to an increase in blood pressure and GFR, इससे भी बढ़ जाएगा। अब कुछ मुझे बोल रहे हैं कि नहीं याद रख पाएंगे कि कौन सोडियम करता है और कौन सिर्फ वाटर करता है, तो देखो उसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो आप ऐसे याद रखना कि डायूरेसिस मतलब यूरिन, तो यूरिन में हमको थोड़ा सोडियम दिख रहा है, हमको तो सिर्फ वाटर दिखता है, तो जिसके नाम में यूरिन आ रहा है वो सिर्फ वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, बाकी का जो एक दूसरा है वो सोडियम को भी रीअब्जॉर्ब कर लेता है। सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या रास मैकेनिज्म। अन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द, अब ये हो गई जेजी सेल की बात और हाइपोथैलेमस की बात। अब आते हैं हमारा प्यारा सा छोटा सा हार्ट। हार्ट क्या करता है, देखो जैसे ब्लड फ्लो बढ़ा तो एट्रिया ऑफ द हार्ट जो होता है ना, वो देखो एट्रिया रिलीज करेगा। ये वर्ड याद रखना, वेंट्रिकल लिख सकते हैं यहाँ पे, एट्रिया ही रिलीज करेगा, उसके नाम में ही है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एनएफ कैन कॉज वेसोडाइलेशन। अब ये क्या कराता है, वेसोडाइलेशन, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर कम कर देगा। एनएफ मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, मतलब ये इसका अपोज कर रहा है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। तो 2 चीजें हैं जो बढ़ाते हैं ब्लड प्रेशर, वो हाइपोथैलेमस और हमारा एक जेजी अपरेटस है, और जो उसको अपोज कर रहा है वो है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। इस पे एक क्वेश्चन भी आ चुका है, तो देखो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, नहीं ये तो कम करता है, ये गलत है। एंजियोटेंसिन सेकेंड इज अ पावरफुल वैसोडाइलेटर, नहीं वैसोकंस्ट्रिक्टर है। काउंटर करंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व इन वासा रेक्टा, वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले दोनों में ऑब्जर्व होता है, तो ये भी गलत है। रिडक्शन इन जीएफआर एक्टिवेट जेजी सेल टू रिलीज रेनिन, एकदम सही है, आंसर है डी। 4 नंबर आपके अकाउंट में जाते हैं सीधे। उसके बाद हमारा आता है मैच्योरेशन। यूरिन बहुत बात कर लिया, यूरिन को बाहर भी तो निकालो, बॉडी में रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर, किडनी से सीधे ब्लैडर में जाएगी बाय द यूरेटर, वहां पे ये स्टोर होती है टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब तक हमारा दिमाग हमको कहता है कि सुसु आ रहा है तब तक ये ब्लैडर में स्टोर रहती है। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अब भर जा रहा है ब्लैडर, भरे जा रहा है, तो कोई भी चीज की कैपेसिटी होती है ना, ब्लैडर स्ट्रेच होने लगता है, ठीक है। जैसे बलून में पानी भरोगे तो उसकी वॉल स्ट्रेच होगी, वैसे ही ब्लैडर स्ट्रेच होता है। तो यहाँ पे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, तो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वॉल ऑफ द ब्लैडर पे, वो हमारे सीएनएस को सिग्नल भेजते हैं। सीएनएस को सिग्नल भेजते हैं तो सीएनएस क्या करता है, वो वापस से उधर सिग्नल भेज देते हैं, तुम मुझे सिग्नल भेज रहे हो तो मैं भी तुम्हें सिग्नल भेजूंगा, और वो बोलते हैं ब्लैडर की जो स्मूथ मसल है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करो और जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर है उसे रिलैक्स कर दो। देखो यहाँ मैंने किसी जमाने में समझा था, ये है हमारा ब्लैडर और ये है उसका स्फिंक्टर, तो ये बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करो, पर अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, पर इसके लिए स्फिंक्टर को खुलना भी तो पड़ेगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट होती रहेंगी यूरिन तो बाहर निकलेगी नहीं। तो इसलिए स्फिंक्टर को रिलैक्स कर दो, खोल दो और इसको कॉन्ट्रैक्ट करो, तो फट से यूरिन बाहर निकल आएगी, ठीक है। ज्यादा पर्सनल हो गया, ठीक है। एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिथ्रल स्फिंक्टर, तो मोटर मैसेज क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ द यूरिन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड द मैच्योरेशन। और जो न्यूरल मैकेनिज्म हमने देखी थी कौन सी, स्ट्रेच रिसेप्टर से सीएनएस, सीएनएस से मोटर मैसेज, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलीज ऑफ यूरिन, उसको हम कहते हैं मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। An adult human excrete on an average 1 to 1.5 liter of urine, ठीक है। The urine formed is a light yellow colored, you know, watery fluid. This also you know, slightly acidic होता है, इसका pH होता है around 6. This you have to remember. उसके बाद एक characteristic order होता है, ये भी आपको पता है। अब उसमें यूरिया कितना निकलता है, ठीक है, हम यूरियोटेलिक है ना, यूरिकोटेलिक, तो यूरियोटेलिक, सॉरी यूरिक एसिड नहीं, यूरियोटेलिक। तो ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे,
ठीक है, याद कर लो अभी के अभी। वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन। हो सकता है बहुत सारी बीमारियों में यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चेंज मिले, जैसे कि ग्लूकोज जनरली यूरिन में नहीं होता है, बट आपको डायबिटीज है तो वो ग्लूकोज मिलेगा। इसलिए अगर हम एनालिसिस ऑफ यूरिन करते हैं तो हमें बहुत सारी क्लिनिकल डायग्नोसिस पता चलती है, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की और मैल्फंक्शनिंग ऑफ द किडनी की। इसीलिए आपको जब कुछ होता है, पेट दर्द होता है ज़्यादा या कुछ होता है, कोई इन्फेक्शन का सस्पेक्ट होता है, तो आपका यूरिन एनालिसिस हम डॉक्टर्स करवाते हैं। हम मतलब डॉक्टर्स करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, एंड कीटोन बॉडीज, जिसे बोलते हैं कीटोनूरिया इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अब ये बोल रहा है कि रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। तो देखो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है कि आपको उस हिसाब से पढ़ाया जाए, तो बस एक बार आप सारी लाइन इसमें लाइन से पढ़ लो, समझने लायक कुछ नहीं है, सब रटने की चीज़ है, कोई ट्रिक्स भी नहीं है, कोई टिप्स भी नहीं है। तो एक बार इसकी रीडिंग प्लीज कर लेना, बाकी याद रख लेना कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन एलिमिनेट करता है, मैंने हाईलाइट कर दिए। फिर आते हैं हम डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो देखो माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। जैसे अगर किडनी ठीक से यूरिया पास नहीं कर पा रही तो यूरिया ब्लड में कलेक्ट हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं यूरीमिया, ठीक है, विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू द किडनी फेलियर। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। अब उनकी किडनी काम नहीं कर रही तो हम उनकी वेसल से डायरेक्ट वो यूरिया निकाल लेते हैं और हीम मतलब ब्लड, और उसका डायलिसिस करें तो हीमोडायलिसिस। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी। ये बात याद रखोगे कि आर्टरी से हम ब्लड को निकालेंगे, फिर एक डायलिसिंग यूनिट में पंप करेंगे, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरीज पंप इनटू डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोगुलेंट। अब देखो बॉडी से ब्लड बाहर आ रहा है और वो कोगुलेट हो गया, वापस अंदर कैसे भेजोगे, इसलिए उसमें एक एंटीकोगुलेंट डालते हैं जिसे हम बोलते हैं हेपेरिन। द यूनिट कंटेन अ कोल्ड सेलोफेन ट्यूब। अब बोल रहे डायलिसिंग यूनिट में क्या होता है, एक सेलोफेन ट्यूब होती है जिसके अंदर डायलिसिंग फ्लूइड होता है। अब डायलिसिंग फ्लूइड जो होता है ना, उसमें सेम कंपोजिशन होता है एज दैट ऑफ द प्लाज्मा, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा। मतलब जो ब्लड हम निकाल रहे हैं ना, वैसा का वैसा कंपोजिशन है, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो अब नाइट्रोजनस वेस्ट का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा, तो जो सेलोफ्रेन मेम्ब्रेन रहेगी उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से बाहर चले जाएंगे और ब्लड उसमें रह जाएगा। एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलिसिंग फ्लूइड, दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट thereby clearing the blood. तो the cleared blood is pumped back to the body through a vein. अब देखो हमने एंटीकोगुलेंट डाल दिया था, पता चले बॉडी में कहीं कट लगा और कोगुलेशन ही नहीं हो रहा, तो हम वहां पे एक एंटी हेपेरिन डालते हैं। हेपेरिन इज एंटीकोगुलेंट। अब एंटीकोगुलेंट बोलने से अच्छा हम उसे एंटी हेपेरिन बोल दें, तो ये बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी अच्छी चीज है। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्लोज रिलेटिव की लेनी होती है, ये भी रीनल कैलकुलाई। अब देखो ऑक्जेलेट्स के ही होते हैं, इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट लाइक ऑक्जेलेट, ये बात याद रखनी है। फिर किसी भी चीज में आइटिस लगता है मतलब इन्फ्लामेशन, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ग्लोमेरुलाई का, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस का प्रिवेंशन कौन करवाएगा, तो रीअब्जॉर्प्शन सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन, ये करवा सकता है। एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर कॉज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, नहीं, वेसोडाइलेशन कराता है। डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल, अगर रेनिन में डिक्रीज हो जाएगा तो डायूरेसिस नहीं कराएगा, रेनिन रिलीज तो इंक्रीज कराना पड़ेगा, मतलब हीपी नहीं है। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एटीज, अंडर सिक्रीशन नहीं होना चाहिए, ओवर सिक्रीशन या फिर हाइपर सिक्रीशन होना चाहिए, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ, देखो ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम कम हुआ है मतलब बॉडी बढ़ाने की कोशिश करेगी, तो बढ़ाने की कोशिश करेगी तो रेनिन तो रिलीज होगा, एल्डोस्टेरोन भी रिलीज होगा, एडीएच भी रिलीज होगा, सिर्फ रिलीज नहीं होगा तो वो है एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर। दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, वो हमारा मोटिवेशन होता है और वीडियो बनाते रहने के लिए। एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फर्दर चैप्टर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।